यू हैव टू स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एवरीबॉडी, सबको लिखना है, सबको कमेंट करना है, या हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीबॉडी, सब लोग बताएंगे। अगर आप लोग को यहां पर क्वेश्चन समझ में आ रही है, सब लोग बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ गया है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। निम्नलिखित में से क्या शैक्षिक मनोविज्ञान और अगर हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है आपको बताना। यहां पर देखिए, छात्रों की योग्यता, रुचि और क्षमताओं को समझना, कि बच्चे की जो एबिलिटी है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, इसको समझना। क्या नहीं है आपको पूछ रहा है। छात्र के विकासात्मक क्षेत्रों का अध्ययन करना, विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना, या आपका मध्य वैयक्तिक विभिन्नताओं को, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में, उनको देखना, या लास्ट ऑप्शन है कि अनुशासन से मुक्त करना। ओके, टू मेक द स्टूडेंट फ्री फ्रॉम डिसिप्लिन। अगर आप यहां पर बात करते हैं तो ये आप ध्यान से देखेंगे यहां पर कि अगर हम मनोविज्ञान या अगर हम बात करते हैं पेडागोजी की, शिक्षा शास्त्र की, तो अनुशासन से मुक्त करना इज नेवर द राइट आंसर। क्योंकि अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन से कंप्लीटली मुक्त कर देते हैं, इसका मतलब ये कि यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल और यू डू नॉट हैव एनी एम ऑफ कीपिंग स्टूडेंट विद यू एवरी टाइम इन पॉजिटिव वे। बिकॉज आपको पता है, जब भी आप बच्चे को अनुशासन से पूरी तरीके से मुक्त कर दे, इसका मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, वो समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। तो आपको नजर रखना है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बच्चे के प्रति स्ट्रिक्ट रहिए, बिकॉज गवर्नमेंट भी इसको मना करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को डिसिप्लिन रहनी चाहिए कि वो कुछ भी गलत ना करे। इसलिए यह ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होता है कि मुक्त करना नेवर इज द बेस्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहां पर 40 बुद्धि लब्धि वाले जो व्यक्ति हैं, आपको पता है आईक्यू की हम यहां पर बात करते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। हम सभी लोगों का आईक्यू अलग अलग होता है। अगर किसी बच्चे की यहां पर आप बात करते हैं कि आईक्यू जो है वो 40 है, तो ऐसे व्यक्ति में किस वर्गीकरण के साथ उसको संबद्ध किया जा सकता है, कि मतलब ऐसे बच्चे को आप क्या रिप्रेजेंट करके बोलेंगे। पूछने का अपना तरीका है, बट यू हैव टू टेल कि आपको कैसे आप उस बच्चे को क्लासिफाइड करेंगे। क्या आप उनको बोलेंगे कि वो शिक्षण प्राप्त करने योग्य है, या आप उनको बोलेंगे कि वो अयोग्य है, राइट, या आप बोलेंगे कि वो कम मंदबुद्धि वाला है, या बोलेंगे कि मध्यम मंदबुद्धि वाला है, मॉडरेट रूप से वो रिटार्डेड है। सबको बताना है कि इसमें आप क्या बोलेंगे दोस्तों। देखिए, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, एवरीबॉडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर। यहां पर अगर हम बात करते हैं 40 से अगर कम बुद्धि वाला बात करते हैं तो वो मध्यम मंदबुद्धि है। क्योंकि अगर हम यहां पर देखते हैं तो बुद्धि लब्धि 90 या इससे 100 के बीच में है, तो आपकी आईक्यू नॉर्मल है। आप सभी लोग जानते हैं 110 तक अगर आप देखते हैं तो आईक्यू आपकी नॉर्मल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर आगे हम देखते हैं, इससे नीचे होगा तो वो मंदबुद्धि होगा। और मंदबुद्धि में भी बच्चे का अलग अलग प्रकार से उनका सोच होगा, उनका तरीका होगा, उनका हर कुछ होगा। तो ये जो 40 जो वाले होंगे वो तो 90 से 0 के बीच में होंगे। अगर हम इस पूरे को मंदबुद्धि बोलते हैं तो ये मध्यम मंदबुद्धि पे अप्रॉक्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीबॉडी। सब लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर? ओके ओके, ऑप्शन जिनको भी नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। डोंट वरी, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। जल्दी से देखेंगे सब लोग। बच्चे को परिवार के सक्रिय सदस्य के भूमिका के रूप में, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकेंगे सब लोग। अभी दिखाई दे रहा है ऑप्शन, बच्चे को परिवार के सक्रिय सदस्य की भूमिका के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, इस पर आप आंसर करिए सब लोग। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और घर में वयस्क व्यक्तियों के साथ परस्पर बातचीत करते हुए देखा जाता है, क्या तब बच्चे को सक्रिय सदस्य के रूप में देखा जा सकता है? या जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है और माता पिता के साथ बाजार जा सकता है? या जब बच्चा 1.5 साल का रहता है, 1 से 1.5 साल का रहता है, घर में मनोरंजन करता है? या जब बच्चा परिवार के सदस्य के साथ भाषाई संबंध स्थापित करता है? सक्रिय सदस्य कब होगा? सोचिए, कोई भी बच्चा सक्रिय सदस्य तब होगा जब वह एटलीस्ट वो 2 साल का हो जाता है ना। जब वह बच्चा एटलीस्ट 2 साल का हो जाता है तो उसके बाद अब देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ना।
वो घर के काम में मदद करना चाहता है, हालांकि वो गलती करता है लेकिन फिर भी वो घर के काम में मदद करना चाहता है, वो घर के तौर तरीके में इन्वॉल्व होना चाहता है ना। तो ये जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, मतलब शैशवावस्था को क्रॉस कर लेता है, इन्फेंट से आगे आ जाता है, तब वो घर में वयस्क व्यक्तियों के साथ परस्पर बातचीत करते हुए उसको आप देख सकते हैं कि वो इंटरेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेस्ट आंसर है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, मैं फुल स्क्रीन में इसलिए रखना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को जो है ये सही तरीके से दिखाई दे। अगर आपको, हाँ अभी ठीक है। अतुल, उसमें डी वाला नहीं होगा क्योंकि भाषाई संबंध की बात करता है, और या सिर्फ भाषाई तरीके से बात नहीं कर सकते, हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, हम एक्टिविटी से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है, कभी कभी नजरों में भी खेल होता है। एनीवे, बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चा जब शैशवावस्था के बाहर आता है, 2 साल का हो जाता है, तो वो अलग अलग एक्टिविटी से इंटरेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग देखिए यहां पर क्या बोलता है आपको, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में छोटे बच्चे के समायोजन का मानदंड क्या है? जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, मतलब जो आपका प्राथमिक से पहले का विद्यालय है, उसमें छोटे बच्चे के का क्या यहां पर मानदंड है? देखिए, बच्चे में आपको फ्रीडम की भावना का विकास करना एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर हम बच्चे में फ्रीडम की भावना का विकास करेंगे, बच्चे को ये फील कराएंगे कि बेटा तुम जो भी मन है कर सकते हो, जैसे भी है कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जो है मतलब एक स्वतंत्रता है और बहुत ज्यादा बंधन नहीं है। क्योंकि अगर इस उम्र में आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहां पर ये जो है समायोजन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में स्वतंत्रता का विकास अगर आप करेंगे तो ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन चीज है और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो ये है जरूरतों को पूरा करना, नियंत्रित माहौल में भी खुश रहना, अलग अलग समूह में खेलने की प्रवृत्ति, इसमें से कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है कि स्वतंत्रता की भावना का विकास करना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। एवरीबॉडी प्लीज सी द क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षक को स्कूल में छात्रों के साथ अपमानजनक शब्दों या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। क्यों नहीं करना चाहिए, रीजन आपको पूछा जा रहा है। तो बच्चे की स्व अवधारणा एक नकारात्मक तरीके से संशोधित हो जाती है, या अनुचित भाषा बच्चे में नकारात्मक परिवर्तन लाती है, या हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और दुर्व्यवहार किए जाने के लिए अपमानजनक है। इसमें पता है आपको, क्योंकि आपको पूछा है कि उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए और चारों उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि यहां पर किसी को ए लगेगा, किसी को बी लगेगा, किसी को सी लगेगा, किसी को डी लगेगा, लेकिन यहां पर स्मार्ट माइंड काम आएगा। स्मार्ट माइंड क्या कहता है कि अपमानजनक शब्दों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। अपमानजनक शब्द अगर मान लीजिए कोई टीचर इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले क्या होगा, हमेशा मैं बोलता हूं जब समझ में ना आए तो एंट्री पॉइंट देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि उनका खुद का जो कंसेप्ट होगा बच्चे का, क्योंकि बच्चा अनुकरण बहुत ज्यादा करता है, तो उनका जो खुद का कंसेप्ट होगा वो बच्चों के अंदर निगेटिव रूप से डेवलप होगा। क्योंकि हम बच्चे की बात करते हैं और बच्चे में सही गलत की पहचान नहीं होती है। उनको हम जैसा इन्वायरमेंट देंगे वो उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, या उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सोचते हैं, या उसी तरीके से उनका पूरा लाइफस्टाइल चलता है। तो मोटा मोटी यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गया कि कभी भी कोई बच्चा अगर पहले सुनता है कोई चीज तो सीखता है, बाद में वो नकारात्मक परिवर्तन या हीन भावना या अन्य चीजें लाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप गलत संगति में रहते हैं, छोटे बच्चे की बात हो रही है ना, अगर वो गलत संगति में रहते हैं या गलत व्यवहार उनके साथ होता है तो वो पहले गलत चीज सीखते हैं। तो इन सीखे हुए गलत चीज की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो ये उनको एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट उनके अंदर बनाता है। इसलिए ए इज द बेस्ट आंसर। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। अचीवमेंट क्वोशिएंट की यहां पर आपको बात किया जा रहा है, ये क्या होता है, राइट। अचीवमेंट क्वोशिएंट की बात करते हैं। अचीवमेंट क्वोशिएंट जो है AQ, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। AQ इक्वल टू, अगर हम दोस्तों बात करते हैं, सब लोग यहां पर बताएंगे, तो ये क्या होता है, एजुकेशनल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज गुना 100। एजुकेशनल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज गुना 100, ये हमारा हो गया। मतलब अगर हम बात करते हैं उपलब्धि उद्धरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, अचीवमेंट क्वोशिएंट बोलते हैं, ये पूरा पूरी आपका वो वही वाला MA डिवाइडेड बाय CA जो है उसी के पैटर्न पे चलता है ना। तो एजुकेशनल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज गुना 100 जो है ये अचीवमेंट क्वोशिएंट बोला जाता है। कई बार आपको पूछा जाता है, अगर इस पे आपको डेटा भी देके पूछा गया तो आप ऐसे करके इसको बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, शैक्षिक आयु डिवाइडेड बाय मानसिक आयु गुना 100। तो हमारा A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने विद्यार्थियों के साथ अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। एक टीचर होने के नाते अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ अच्छा तालमेल विकसित करें तो क्या करना चाहिए, सब लोग बताइए मुझे। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ ठीक है, अभी शायद आप लोग को क्लियर दिखेगा। हाँ बताइए सब लोग। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ एक अच्छा रैपो विकसित करें तो क्या हम उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करें। देखिए सब लोग, बिल्कुल करना चाहिए। क्या हम उनका मार्गदर्शन करें, ये भी करना चाहिए। क्या उनसे मिलनसार व्यक्तित्व का मतलब हम हो, बिल्कुल हो, क्योंकि ये सब चीज अगर हम बच्चों में देखते हैं, बच्चों में रखते हैं तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चों के साथ तालमेल बनाने में हमें मदद करता है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है कि बिहेव करिए सही तरीके से, गाइड करिए, और वहां पर जो है कम्युनिकेटिव एबिलिटी हो, मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता व्यवहार हो तो कंफर्टेबल बच्चे को फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। मैं बार बार उसको छुप जा रहा है इसलिए मैं छोटा कर दिया। शिक्षार्थियों को अपने विद्यार्थियों से ऐसी अभिव्यक्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो उनके विकास के चरण से परे हो। यदि वे ऐसा करते हैं तो क्या बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी विद्यार्थी से ऐसी अभिव्यक्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो परे हो, मतलब जो आप कर नहीं सकते हैं उस टाइप का उम्मीद मुझे नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, गुस्सा होता है या निराशा, तनाव, घबराहट होती है, अधिगम में रुचि होती है। अधिगम में रुचि तो नहीं होगी, लेकिन गुस्से से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में निराशा होता है, तनाव होता है और घबराहट होता है। ये बच्चों के अंदर होती है, ये बहुत ही परेशानी हो जाती है ना। क्योंकि अगर बच्चों के अंदर निराशा, तनाव और घबराहट हो जाएगा तो ये बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे बढ़ने में। और अगर हम आपसे ऐसी उम्मीद करेंगे जो आप कर नहीं सकते या आपके स्कोप में नहीं है तो ऑब्वियसली आपके अंदर निराशा, तनाव ये सब आएगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। एक डैश वह होता है जो एक मानकीकृत परीक्षण के द्वारा बुद्धि लब्धि या मानसिक आयु का मान प्राप्त करने में विफल होता है। अब यहां पर आपको पूछा गया है, ध्यान से देखिए, है ना। किसी प्रकार के इंसान के बारे में आपको पूछा है कि किस प्रकार का व्यक्ति है जो विफल हो जाता है। देखिए, सामान्य या बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होगा, अब सामान्य होगा, क्योंकि अब सामान्य व्यक्ति जो होता है वो नॉर्मल से कम होता है, नॉर्मल से छोटा होता है, तो इसको सब नॉर्मल बोलते हैं। बाकी जो नॉर्मल और श्रेष्ठ व्यक्ति है वो विफल क्यों होगा भैया, लेकिन जो अब सामान्य है वो विफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे की उनकी उम्र के आधार पर पहचान करने की आलोचना क्या है। बच्चे को जो हम उम्र के आधार पर पहचान करते हैं उसके अंदर कौन सा टिप्पणी है, आलोचना है। शिक्षक बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को देखने के बजाय बच्चे को उनकी विकलांगता के संदर्भ में देखते हैं, क्या ये आलोचना है। समझ रहे बात आप,
क्वेश्चन के मूड को समझिए। पूछ रहा है कि क्या आलोचना की जा सकती है। टीचर बच्चे को जो उम्र के आधार पर पहचानते हैं उसके संदर्भ में टिप्पणी क्या की जा सकती है। क्या शिक्षक ऐसा करते हैं? पूरे व्यक्तिगत देखने के बजाय बच्चे को उनकी विकलांगता के संदर्भ में देखते हैं। अन्य बच्चे विकलांग बच्चे को परेशान कर सकते हैं यदि उनके विकलांगता का पता चल जाए तो। माता पिता से यह गलतफहमी होती है कि उनका बच्चा अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता और विकलांगता के लिए माता पिता को दोषी ठहराते हैं। देखिए, माता पिता को दोषी नहीं ठहराते हैं और अन्य परेशान नहीं कर सकते हैं, और माता पिता को गलतफहमी है, ये बात उनकी आलोचना नहीं हो सकती है। ये तो मतलब अच्छी बात हुई। आलोचना ये बात है। अब समझिए जो लोग नहीं समझे, हमको पूछ क्या रहा है? हमको पूछ रहा है कि उम्र के आधार पर पहचान करने की आलोचना क्या है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। बच्चे को आप उम्र के आधार पर पहचानते हैं और आप बोलते हैं कि बच्चा उम्र के आधार पर यह कर सकता है, लेकिन कोई बच्चा अगर विकलांग है तो आप उसको अंडरएस्टिमेट करते हैं और पूरे व्यक्तित्व को देखने के बजाय आप विकलांगता के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की पैर मान लीजिए टूटा हुआ है, आप बोलते हैं अरे वो बेचारा है, पैर टूटा हुआ है, क्या करेगा। आप उसका पूरा व्यक्तित्व नहीं देखते हैं। ये मतलब उस पर टिप्पणी है। जो नजर है टीचर का उम्र के हिसाब से, उस पर ये एक टिप्पणी है। आप समझ रहे मेरी बात? तो टिप्पणी ये है कि उनको अगर आप देखते हैं तो आप इस तरीके से देखिए, इस नजरिए से देखिए कि वो बच्चा है, उसके व्यक्तित्व में कई सारी चीजें हैं। किसी का पैर टूटा हुआ है, वो बाकी चीज तो कर ही सकता है ना। तो इसलिए अगर हम उसको इस तरीके से देखेंगे कि नहीं वो मतलब विकलांग बच्चा है, तो हम पूरे व्यक्तित्व को देखने के बजाय उसके बस विकलांगता को देखते हैं। होता है ना ऐसा? कोई बोलेगा कि अच्छा आहा कोई बात नहीं, विकलांग है, जितना कर लिया बहुत कर लिया। अरे काहे भाई, जितना कर लिया बहुत कर लिया, क्या वो आपसे आगे बढ़ सकता है? उसका पैर टूटा हुआ है, दिमाग नहीं टूटा हुआ है। तो ये मेन प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए हमारा ये ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से सभी अभिप्रेरणा के सिद्धांत या दृष्टिकोण है सिवाय, तो मतलब कोई एक है जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है क्या है। अभिवृत्ति, ड्राइव, आवश्यकता, पदानुक्रम, ये तीनों आपका मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। बहुकारक सिद्धांत आपको पता है, ये मोटिवेशन से नहीं, ये बुद्धि से जुड़ा हुआ है। यस या नो? मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस जो है, ये किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धि से जुड़ा हुआ है। बाकी अभिवृत्ति, ड्राइव और आवश्यकता, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। तो हमारा यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आमतौर पर शिशु मुस्कुराते हुए अपने भावों को व्यक्त करता है जब उसके चेहरे पर गालों को धीरे से छुआ जाता है। यह किस कारण होता है? बच्चे को जब आप चेहरे पर गालों को धीरे से छूते हैं तो बच्चा जो है भावों को व्यक्त करता है। तो उसके संदर्भ में आप लोग बताएंगे कि यह किस कारण से होता है। देखिए, इस तरीके की जो बच्चा बात करता है ना, मुस्कुराते हुए जब भाव व्यक्त करता है, ये सब बेसिकली जो रिफ्लेक्सिव रिएक्शंस है, प्रतिवर्त प्रक्रिया है ना। अलग अलग प्रकार की यहां पर जो है भाव को वो व्यक्त करता है कि चेहरे या गालों को धीरे से जब छुआ जाता है तो वो रिफ्लेक्स रिएक्शन, मतलब उस रिफ्लेक्शन है। किस चीज का रिफ्लेक्शन है? आपने जो उसके चेहरे और गालों को धीरे से छुआ है, उस चीज का रिफ्लेक्शन है कि वह मुस्कुराते हुए अपने भाव को व्यक्त कर रहा है ना, राइट। इसलिए इसका जो है प्रतिवर्त क्रियाओं के कारण है, रिफ्लेक्सिव एक्शन के कारण है। अगला देखेंगे, प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का क्या मतलब है? कल ही मैं किसी क्लास में बोल रहा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम क्या है? भौतिकी और शिक्षण सामग्री सुविधाओं में सुधार से संबंधित है, दाखिले से संबंधित है, मध्याह्न भोजन से संबंधित है या ब्लैक बोर्ड से संबंधित? देखिए, ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम जो है ये क्लियर बोलता है
कि जो आपका फिजिकल और मटेरियल फैसिलिटी है उसमें आप सुविधा करिए। भौतिक और शिक्षण सामग्री जो है इसमें सुविधाओं में आप सुधार करिए, इसमें आप इंप्रूवमेंट करिए। जितने भी अलग, इसमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड की बात नहीं है, हर प्रकार के सुविधा का आप इंप्रूवमेंट क्लासरूम में करिए, बच्चों के बीच करिए, ये चीज बोला गया है। राइट? इसलिए हमारा ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेचर और नर्चर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको प्रश्न पूछा जाता है। प्रकृति और पोषण का क्या अर्थ है? प्रीवियस ईयर में कई बार आपको ये पूछा गया है। प्रकृति मतलब नेचर मतलब इन्वायरमेंट नहीं, प्रकृति मतलब आनुवांशिकता, यहां पर ध्यान रखिएगा। और पोषण मतलब, अगर प्रकृति में कंफ्यूजन हो तो पोषण वर्ड को देखिए, क्योंकि पोषण मतलब पालन पोषण। पालन पोषण जो है वो हेरिडिटी नहीं है, वो तो एनवायरनमेंट में होता है। पालन पोषण जो होता है वो जिन या हेरिडिटी के रीजन से थोड़ी है, वो तो बाहर में आप जैसा बच्चों का करते हैं वो पालन पोषण है। तो ऐसे याद रखिएगा कि पालन पोषण जो है वो तो पर्यावरण में होता है, उससे आपको दूसरा वाला याद आ जाएगा, है ना। तो प्रकृति आपका आनुवांशिकता है और पोषण आपका पर्यावरण। ठीक है, तो डी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक 4 वर्ष का बच्चा, एक कोई 4 वर्ष का बच्चा है, उसके खेल, माता पिता और खाने पीने की चीजों के अलावा और कुछ नहीं जानता। हर घटना से संबंधित कारकों के बारे में पूछताछ करता है, आसपास के माहौल के बारे में अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण बना लेता है, लोग जो भी कहते हैं उसे स्वीकार कर लेता है। 4 वर्ष का बच्चा क्या करता है बताइए आप? 4 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में है? पूर्व बाल्यावस्था में है। तो ये जो 4 वर्ष का बच्चा है ये बेसिकली जो भी सिचुएशन जहां पर वो रहता है वहां के बारे में अपना एक वो दृष्टिकोण बनाता है, अपना एक माहौल के बारे में अपना एक नजरिया बनाता है। तो मेक हिज ओपिनियन अबाउट द सराउंडिंग एनवायरमेंट, अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरमेंट के बारे में अपना एक नजरिया बनाता है। इससे क्या होता है कि उसको जो भी सिचुएशन उसके आमने सामने है उसको वो देखता है और अपनी नजरों से वो चीजों को समझता है और अपना एक इंप्रेशन बनाता है। ये 4 वर्ष के बच्चे के लिए सही है। उसके खेल, माता पिता और खाने पीने की चीजों के अलावा और कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है। वो जो कुछ देखता है सब कुछ के बारे में एक इंप्रेशन बनाता है। मैंने कई क्वेश्चन बताया आपको, वो क्या कहता है, पतंग को पक्षी बोलता है, पक्षी को पतंग बोलता है, या जो भी चीज देखता है उसके बारे में अपना एक धारणा बनाता है। तो वो हर चीज से संबंधित चीजों को वो जानता है और 4 वर्ष का बच्चा जो होगा एक विशिष्ट दृष्टिकोण बनाता है, जो कि बेस्ट आंसर है ना। हर घटना से संबंधित कारकों के बारे में पूछता है, कुछ ऐसा नहीं पूछता, वो हर चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपना एक इंप्रेशन वो बनाता है चीजों के बारे में, है ना। कौन सा चीज कैसा है, क्या है, किस रूप में है, उन सभी चीजों के बारे में वो अपना एक दृष्टिकोण बनाता है, अपना एक नजरिया बनाता है।